हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी और जब वो यहाँ से गए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इंडियन इकोनॉमी किस हाल में थी, वही हम इसमें समझेंगे। प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सिल्क कॉटन इंडस्ट्री, मेटल और स्टोन इंडस्ट्री, ये बहुत फेमस थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के समय में मोस्टली हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर में थी, रूरल एरियाज़ में रहती थी। 85% पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती थी और अपनी लिवलीहुड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही प्राप्त करती थी। तो यानी ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी गांवों में ही रहती थी और खेती पर निर्भर करती थी। इसीलिए इसके अंदर मेन रीज़न क्या था ऐसा कि इसमें एक स्टैग्नेशन जो आया, वो सबसे पहला पॉइंट आता है जमींदारी सिस्टम का, लैंड सेटलमेंट सिस्टम और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था? ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, जिसका बेसिक एम रेवेन्यू इंक्रीज़ करना था। ब्रिटिशर्स जो आए थे सारे संसाधनों को अपने लिए ही प्रयोग करते थे, या जितने भी संसाधनों से आए थी वो अपने लिए ही इकट्ठा करके अपने देश भेजना चाहते थे। तो उनका बेसिक एम था कि रेवेन्यू लेना, और कैसे लेते थे उसके लिए उन्होंने जमींदारी सिस्टम बनाई। जमींदार थे जो वो किसानों और ब्रिटिशर्स के बीच में मीडिएटर थे। जमींदार जो है लगान के रूप में किसानों से खेती करने के लिए, अपनी ज़मीन पर खेती करने के लिए पैसा लेते थे। जो जमींदार थे वो एक तरह से लैंड ओनर्स थे और किसान उनकी ज़मीन पर खेती करते थे। वो किसानों से लगान के रूप में पैसा वसूलते थे या अनाज, और ब्रिटिशर्स को वो एक लमसम अमाउंट पे करते थे, फिक्स सम पे करते थे रेवेन्यू के रूप में। तो मेनली वो ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए लगान वसूलना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। वो किसानों की भलाई के लिए या ज़मीन के लिए उपजाऊ बनाने के लिए या उसकी देखभाल के लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में मेनली ये था कि किसानों को मार्केट के लिए क्रॉप्स उगाने के लिए कंपेल किया जाता था, जिससे कि जो भी उनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर को जिन क्रॉप्स की ज़रूरत होती थी तो वो किसानों को वही उगाने के लिए प्रॉम्प्ट करते थे। जिससे क्या हुआ कि शिफ्टिंग हुई क्रॉप की, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ। यानी किसान पहले अपनी लिवलीहुड के लिए जो फूड क्रॉप्स उगाते थे, अब वो मेनली मार्केट में बेचने के लिए जिसके उन्हें अच्छे दाम मिल जाते थे वो कैश क्रॉप कहलाती थी, और कैश क्रॉप की तरफ ही ज़्यादा उगाने लगे कैश क्रॉप देने के लिए। अब एक मेन रीज़न एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन का ये भी था कि लो लेवल था बहुत, टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कुछ थी ही नहीं, ना के बराबर थी। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ज़मींदारों का मुख्य उद्देश्य तो सिर्फ पैसा कमाना था, उनसे लगान वसूलना था और अंग्रेज़ों को खुश करना था। तो वो उन सुविधाओं के, खेती करने के लिए जिन सुविधाओं की ज़रूरत थी उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। और कल्टीवेटर जो था किसान, उसके पास ऐसे मीन्स नहीं थे कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर सके, इसलिए प्रोडक्शन लेवल बहुत कम था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल बंद करवा दिया
ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसका कारण ये था कि वो अपने यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई थी उनमें बना हुआ कपड़ा बेचना चाहते थे। उन्हें मार्केट की ज़रूरत थी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इंडिया उन्हें एक बहुत बड़ी मार्केट के रूप में दिखाई देता था। तो यहाँ से जो मेन मोटिव रहता था, प्राइमरी मोटिव ब्रिटिशर्स का था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, कि रॉ मटेरियल को वो सस्ता इंपोर्ट करते थे इंडिया से अपने देश के लिए, और अपने देश का बना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट थे उसका वो एक्सपोर्ट करते थे इंडिया में हायर प्राइसेस पर बेचने के लिए। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, क्योंकि जब बाहर के बने कपड़े यहाँ आने लगे तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बेकार हो गई। दूसरा, उसके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट ये आए कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, जिससे क्या हुआ कि उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाना पड़ा लिवलीहुड के लिए, और इम्पोर्ट बढ़ गया फिनिश्ड गुड्स का। इंडियन जो मेड गुड थे वो compete नहीं कर पाते थे उनकी मशीन के बने हुए कपड़ों से, जो कि सस्ते होते थे। तीसरा, मशीनरी की इंडस्ट्री में कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ में मशीनें नहीं थी, प्रोडक्शन नहीं था, तो इससे भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ख़राब हालत में था, कोई डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं थी। अब आते हैं फ़ॉरेन ट्रेड पर। तो फ़ॉरेन ट्रेड में प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो अब आते हैं फ़ॉरेन ट्रेड पर। तो सबसे पहले एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट का, जो भी चीप रेट पर रॉ मटेरियल था वो सारा ब्रिटेन जाता था, और वहाँ से इंपोर्ट होते थे फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पर बने हुए प्रोडक्ट आते थे, बना हुआ कपड़ा आता था मार्केट में। तो मेनली प्रोडक्ट ब्रिटेन के साथ चल रहा था, मोनोपोली हो गई इससे ब्रिटिश रूल की। कुछ हमारा जो ट्रेड था वो सिलोन यानी श्रीलंका के साथ या ईरान के साथ, पर्सिया के साथ था, लेकिन मेनली जो पूरा होल्ड था वो सारा ब्रिटेन का था। इससे क्या हुआ कि इंडियन वेल्थ जो थी वो पूरी ब्रिटेन जाने लगी, तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ होने लगा। तो मेन पॉइंट्स जो आपको बताए हैं कि इंडिया क्या है, एक्सपोर्टर रहा प्राइमरी प्रोडक्ट का, जैसे सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, और इम्पोर्टर रहा फिनिश्ड गुड्स का, कॉटन, सिल्क या वुलन क्लॉथ्स का, जो भी डिस्कस किया है हमने। मोनोपोली कंट्रोल, और मोनोपोली कंट्रोल ब्रिटिशर्स का और भी बढ़ गया है सुएज़ कनाल की ओपनिंग से, जो कि 1869 में हुई। उससे पहले ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना पड़ता था इंडिया, लेकिन सुएज़ कनाल के खुलने से ये जो रूट था बहुत छोटा हो गया, और इससे ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इंडियन ट्रेड जो है मेनली रिस्ट्रिक्ट हो गया ब्रिटेन तक। इससे हमारी जो सारी पेमेंट्स थी, क्योंकि चीप जाता था रॉ मटेरियल, उससे भी वेल्थ जाती थी हमारी, और जो वो इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड आते थे तो उसके ज़रिए भी जो यहाँ का पैसा था वो ब्रिटेन जा रहा था। तो इससे सारी जो इंडियन वेल्थ थी वो सब ब्रिटेन ही पहुँच रही थी। डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें तो ये इसमें बताते हैं कि उस समय की पॉपुलेशन की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो सबसे पहले ये होता है डेमोग्राफिक कंडीशन में, ये होता है कि किस कंडीशन में चल रहे हैं। सबसे पहले जो डेमोग्राफिक गैप था बहुत नैरो था। क्यों? क्योंकि हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था, क्योंकि लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बर्थ कंट्रोल मेजर्स भी नहीं जानते थे, और बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसकी वजह से डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, तो पॉपुलेशन स्टेशनरी ही रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी,
तो डेथ रेट में डिक्लाइन आता है अगर, और बर्थ रेट अगर चेंज नहीं होता तो डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बर्थ रेट तो उतना ही है, बढ़ने वाली पॉपुलेशन बढ़ने वाले ज़्यादा है, और डेथ रेट जो था जिसकी वजह से वो स्टेशनरी थी, स्टेबल थी, लेकिन वो कम हो गया। तो बर्थ रेट और डेथ रेट डेमोग्राफिक कंडीशन के लिए बहुत मायने रखते हैं। अलग अलग रेट की वजह से डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक गैप अलग अलग रहता है। यही 4-5 कंडीशन इसमें दिखाई हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे भी बर्थ रेट क्या है पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। 1000 पर एक वर्ष में कितने बच्चे पैदा होते हैं उनकी संख्या को हम बर्थ रेट कहते हैं, और 1000 पर ही एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या के हिसाब से डेथ रेट रहती है। लिटरेसी लेवल भी, कितने पर्सन इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और उसमें मेनली उस समय फीमेल्स का लिटरेसी लेवल बहुत कम था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में चिल्ड्रंस का है कि छोटे बच्चे जो 1 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं वो 1000 पर कितने एक साल में कितने बच्चे मर जाते हैं, ये वो 1 वर्ष की आयु को भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये लेवल भी ज़्यादा था उस वक्त, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, यानी एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स जो लोग माना जाता है कि जिएंगे वो आप सोचिए कितनी कम थी, 32 साल, जबकि अब ये है 69 ईयर्स। यानी ऐसा नहीं है कि 32 साल तक ही सब जीते थे, एवरेज है ये, इससे कम या इससे ज़्यादा, लेकिन सब मिलाकर वो ऑलमोस्ट 32 साल बनती है, 32 ईयर्स। तो इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, और इतनी कम होने का मतलब है कि एक तो लोग अवेयर नहीं थे और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जैसे पहले बताया कि ज़्यादातर लोग 85% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थी, तो वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फार्मिंग मेनली, माइनिंग, और सेकंड से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है, और टर्शियरी सेक्टर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे एजुकेशन। पहले हमने सेक्टर्स बताए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय में बहुत पुअर ही था। रोड्स, रेलवेज़ जो हैं सिर्फ किस लिए बनाई थी, ब्रिटिशर्स ने थोड़ा बनाया तो अपनी आर्मी को मोबिलाइज़ करने के लिए, अपने रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए, ताकि रॉ मटेरियल जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से पोर्ट्स तक यानी बंदरगाहों तक पहुँच सके, शिप के ज़रिए ब्रिटेन जा सके। तो वहाँ जहाँ उनको ज़रूरत थी या आर्मी को भेजने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, उन्होंने रोड्स की कंस्ट्रक्शन की। रेलवे भी इसीलिए बनाई, मेन पर्पस यही था। उनको जो रेलवे था वो 1850 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, और सबसे पहली जो ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, जिसने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। तो लेकिन रेलवे ने इंडियन इकोनॉमी को 2 तरीके से अफेक्ट किया कि लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लायक बनाया, और दूसरा कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, वो बढ़ गया रेलवे। उसकी वजह से फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फ़ायदा था, उन्होंने इसी पर्पस के लिए बनाया था, पर साथ साथ थोड़ा जो है दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो गया। कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी इसीलिए बनाए गए थे, इसीलिए एस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने, ताकि इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके और आर्मी डिप्यूट कर सकें, वो आर्मी को भेज सकें। कहीं पर अगर विद्रोह होता है उसकी सूचना जल्दी मिल जाती है उन्हें, तो वो उसको कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक के लिए भी एक यूज़फुल सर्विस
हुई कि वो भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, अपने लोगों की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सके। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश रूल का फिर यही रहा कि सेल्फ सफिशिएंसी आ गई फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। कमर्शलाइजेशन तो हो ही गया था, उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से नील वगैरह का उत्पादन जो करवाया, तो कमर्शलाइज्ड क्रॉप्स उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया, जिसकी वजह से एक तरह का मार्केट में बेचने के लिए भी किसान कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे। उससे पहले वो अपनी लिवलीहुड के लिए ही मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। और इससे क्या हुआ, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिले और जो इकोनॉमी थी वो बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी इकोनॉमी पर शिफ्ट हो गई। पहले लेन देन गुड्स के जरिए होता था, एक व्यक्ति अपनी ज़रूरत का सामान दूसरे व्यक्ति को सामान देकर ही लेता था। अगर किसी को कपड़ा चाहिए तो वो गेहूँ, जो भी उसके पास है गेहूँ चावल जो उसने उगाया है वो देकर वो कपड़ा प्राप्त करता था। लेकिन अब वो लेन देन सारा पैसे से होने लगा, तो मॉनेटरी इकोनॉमी पर शिफ्ट हो गए। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो याद करने वाली हैं वो आप देख लीजिए इसमें, जैसे बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई, जमींदारी सिस्टम 1793 में कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, रेलवे 1850 में आई थी, मगर फर्स्ट रेलवे जो चली थी हमारी 1853 में चली थी, बॉम्बे टू ठाणे। स्वेज कनाल 1869 में, जो सबसे पहला सेंसस हुआ 1881 में, सेटिंग ऑफ डिस्को 1907 में, और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशंस में बहुत बड़ा चेंज आया था, तो वो 1921 है। इससे भी कुछ MCQs आते हैं ज़रूर इनमें से कोई ना कोई। तो मेन कंक्लूज़न लेसन का हमने क्या निकला, हमें एक क्रिटिकल अप्रेजल की ज़रूरत होती है, पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन में भी आता है कि इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस ली तो उस समय पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो बड़ी जो मेन पॉइंट्स है उसका ये है कि कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम थी और बहुत लो थी, पॉपुलेशन की ज़्यादातर निर्भरता एग्रीकल्चर पे थी, जमींदारी सिस्टम था, ट्रेडिशनल मेथड थे कल्टीवेशन के, यानी पुराने तरीक़ों से ही खेती होती थी, न्यू और मॉडर्न मेथड अप्लाई नहीं किए थे, मशीनों का प्रयोग नहीं होता था, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ फैमिन थे, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता रहता था, सूखा पड़ जाता था जिससे बहुत नुकसान होता था। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत अच्छी एडवांस इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इनएडिक्वेट था, बहुत कम था। तो मेन पॉइंट्स ये हैं हमारे। फिर इससे संबंधित आगे हम प्रश्न भी करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।